ये कह रहे थे आपको, मटन से अच्छा चिकन, चिकन से अच्छा मछली, मछली से अच्छा मशरूम। चले गए अब कहाँ? फंजाई में। फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, और उसके बाद किंगडम प्लांटी और एनिमेलिया। ठीक है, तो मशरूम बहुत दूर हो गया, मशरूम चलेगा। ओके, ठीक है। और फिर किंगडम प्लांटी, वो भी दूर हो गया बहुत, इवोल्यूशनरी डिस्टेंट, काफी डिस्टेंट, क्योंकि आज के दिन में जो प्लांट प्रोडक्ट्स आप कंज्यूम कर रहे हैं वो एक डिफरेंट इवोल्यूशनरी लीनियज से अराइज हुआ है, और वह अपने उस इवोल्यूशनरी ट्री के टिप पर है। इसलिए आपसे उसका डाइवर्सिफिकेशन सबसे ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा डिस्टेंट है प्लांट। तो इसीलिए प्लांट प्रोडक्ट्स जो है आपके बॉडी की सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर देते हैं। प्लांट से आपको सारे प्रकार के नॉन एसेंशियल एसेंशियल अमाइनो एसिड्स की प्राप्ति हो सकती है प्लांट से। आपको प्लांट से विटामिन, सारे विटामिन की प्राप्ति हो जाती है। प्लांट से आपको सारे एसेंशियल फैटी एसिड्स की भी प्राप्ति हो जाती है। सारे प्लांट प्रोडक्ट्स जो आपकी बॉडी नहीं बना सकते हैं यूजिंग दिस सिंपलर रॉ मटेरियल्स, वो सब प्लांट से आपको मिल जाते हैं। हाँ, वेराइटी ऑफ प्लांट लेकिन कंज्यूम करना पड़ेगा, उसमें वेराइटी लाना पड़ेगा। फूड प्लेट में जितनी वेराइटी होगी प्लांट प्रोडक्ट्स की, उतना ज्यादा हेल्दी डाइट होगा। ये नहीं कि प्लांट प्रोडक्ट है एक ही तरह का चीज है सब खाना में। मान लो कोई खा रहा है आलू पराठा, खाते हो आप लोग आलू पराठा? यस सर। पसंद भी होगा, कार्बोहाइड्रेट रिच है, आपको पैलेट जीभ को काफी, क्योंकि एनर्जी रिच जो भी फूड है वो खाने में बहुत अच्छा लगेगा। टेस्ट बड आपको उसको, ब्रेन को बताएगा वो बहुत बढ़िया चीज दिया है। ये इवोल्यूशनरी आपके अंदर ये इसका विकास हुआ है इस ट्रेट का, कि जो एनर्जी रिच है। क्योंकि इवोल्यूशनरी हिस्टोरिकली हम लोग फूड की तलाश में भटकते रहे हैं। अब जाकर के ना फूड सिक्योरिटी हुआ, आराम से घर में बना बनाया खाया, स्विगी जोमेटो पर ऑर्डर या पिज्जा डिलीवरी, ये सब सब मैकेनिज्म सब इधर है। और प्लेंटी ऑफ फूड है लोगों को खाने के लिए अभी। पहले इतना नहीं होता था, घी के लिए लोग तरसते थे, सरसों तेल के लिए डालडा के लिए लोग मतलब गांव देहात में पूछना, इतना ज्यादा फूड की एबिलिटी नहीं थी। अब फूड बहुत ज्यादा अवेलेबल है, लेकिन फिर भी लोग भूखे मर रहे हैं, वो अलग बात है, क्योंकि कॉस्ट बहुत है। क्या बोल रहे थे? कुछ बोलना चाह रहे थे, भूल गया। इसके पहले क्या कह रहे थे? एनीबॉडी? अच्छा, ठीक है, चलो। ओके, हम देखिए प्लांट यूज एनर्जी फॉर सनलाइट, ये हो गया, डिस्कस कर दिए। All animals use chemical compounds to get energy as well as their building materials. Chemical compounds or energy that animals need are derived from plants and therefore indirectly from sunlight. तो इसी सनलाइट को यूज करके, सनलाइट एज द एनर्जी, प्लांट ने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन ये सब बनाया अपने बॉडी में, अपने मतलब प्लांट के बॉडी में, उसके टिश्यूज में, फ्लोएम में स्टोर किया। अब एनिमल्स जो हैं उस प्लांट प्रोडक्ट्स को खाएंगे, तो उस फिर प्लांट प्रोडक्ट से एनर्जी ऑब्टेन करेंगे। तो बेसिकली यह एनर्जी जो है कहां से आया? सनलाइट से ही आया, इनडायरेक्टली। ठीक है, तो हम पहले वो कार्बन डाइऑक्साइड का बताया। कार्बन डाइऑक्साइड इज
मैक्सिमली ऑक्सीडाइज्ड, और कार्बोहाइड्रेट जो है वो पार्शियली रिड्यूस्ड है। कंपाउंड उसको और फर्दर रिड्यूस किया जा सकता था, लेकिन उसको फर्दर प्लांट ने दो तरह के कंपाउंड इसलिए बनाए क्योंकि एक ऐसा कंपाउंड बनाओ जो फास्ट एक्टिंग हो और एक जो हो स्लो एक्टिंग हो। कितना ब्यूटीफुली मैकेनिज्म इस्टेब्लिश हुआ। सो कार्बोहाइड्रेट आर फास्ट एक्टिंग। क्यों? क्योंकि उनका एनर्जी एक्टिवेशन बैरियर कम है, और फैट जो है वो स्लो एक्टिंग है, उनका एनर्जी एक्टिवेशन बैरियर जो है ज्यादा है। एनर्जी एक्टिवेशन बैरियर होता है मतलब टू स्टार्ट ए केमिकल रिएक्शन हाउ मच एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू बी सप्लाइड फॉर दैट रिएक्शन टू इनिशियलाइज। जैसे किसी कागज को जलाने के लिए आपको एक माचिस की तीली मारनी पड़ती है, अपने आप कागज नहीं जल जाएगा। हाँ, एक बार आपने एनर्जी दे दिया थोड़ा सा, उसके बाद वो रिएक्शन स्टार्ट हो गया एंड इट विल कीप ऑन बर्निंग द पेपर टिल इट फिनिशेस। और या उसको बुझा दो जबरदस्ती, तो नहीं तो वो जलते जाएगा जब तक खत्म नहीं हो जाएगा। इसका मतलब ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, बट इट इज रिक्वायरिंग द एनर्जी इनपुट टू स्टार्ट। यही कहलाता है एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। तो कार्बोहाइड्रेट का एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर इज लेस, दैट्स व्हाई ग्लूकोज इज द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। पिए, ग्लूकोज इंजेस्ट किए, तुरंत उस ग्लाइकोलाइटिक पाथवे में इट कैन एंटर एंड इट कैन रेडली गिव यू द एनर्जी। हाँ, कम देगा लेकिन देगा, तुरंत देगा कार्बोहाइड्रेट। फैट ज्यादा एनर्जी देगा लेकिन उसका लेट स्टार्ट है। यानी अगर आपके बॉडी में कार्बोहाइड्रेट डिप्लीट कर जाएगा या आप कार्बोहाइड्रेट नहीं ले रहे हैं, इन दैट केस फैट विल प्रोवाइड एनर्जी। और कुछ बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं, जैसे कि आपका हार्ट और ब्रेन, ये कंटिन्यूअसली 24 आवर बिना रुके हमेशा फंक्शन करते रहते हैं। सो दीज टू ऑर्गन्स, सारे ऑर्गन कर रहे हैं लेकिन ये हमेशा एक्टिव है, कभी भी रेस्ट नहीं, ऑलवेज वर्किंग। किडनी भी ऑलवेज वर्किंग, हमेशा फिल्टर कर रहा है कंटिन्यूअसली थ्रू आउट द डे एंड नाइट, इट इज फिल्टरिंग। So energy input, energy requirement for these organs are large, is great. आप इमेजिन कीजिए, आप बॉडी में जितना एनर्जी कंज्यूम करते हैं, आवश्यकता पड़ती है, कंज्यूम कर लेता है। ऐसा चाहिए कार्बोहाइड्रेट, सपोज करो अभी एनर्जी कार्बोहाइड्रेट सप्लाई ये सकता है कि उसको कम पड़ जाए कभी भी कार्बोहाइड्रेट, नहीं भर, 1 सेकेंड के लिए भी कम पड़ गया, ब्रेन सेल डेड, आदमी गया। तो उसको हमेशा चाहिए प्लेंटी और कंटिन्यूअस, बिना बाधा के। तो इन ब्रेन सेल्स और हार्ट सेल्स जो है एक साइड मैकेनिज्म भी बना लिए हैं, मतलब सब में होता है लेकिन इसमें ज्यादातर उसी मैकेनिज्म से एनर्जी आती है, जिसमें एसिटाइल कोएंजाइम ए जो है आपका, या तो ग्लाइकोलाइटिक पाथवे का एंड प्रोडक्ट पायरुवेट से एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेस कॉम्प्लेक्स से एंजाइम को यूज करके क्रेब्स साइकिल में से पहले माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। और ये एसिटाइल कोएंजाइम में आता है ग्लाइकोलाइटिक पाथवे से भी और बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड से भी। जो फैटी एसिड जो फैट लिए हैं, तो फैट बिकम्स ए रिच सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ब्रेन एंड कार्डियक मसल्स। वहां पर माइटोकॉन्ड्रिया में फैटी एसिड्स, जो आप फैट खा रहे हैं उससे फैटी एसिड, मतलब पहले फैट जो लिए उसको तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में यूजिंग बाइल सॉल्ट, ये एक तरह का लिपिड है। कहाँ से निकलता है? लीवर से निकलता है, स्टोर होता है गॉल ब्लेडर में, और गॉल ब्लेडर से पंप आउट कर दिया जाता है ड्यूडेनम में। एंड इन द ड्यूडेनम बाइल साल्ट्स इमल्सिफाइज द फैट प्रेजेंट इन योर फूड। इमल्सिफिकेशन, जैसे बाल्टी में सर्फ घोल देते हैं, इमल्सिफाई हुआ, उसमें झाग बना। तो क्योंकि फैट जो है वाटर सॉल्युबल नहीं है, तो उसको कैसे बॉडी डाइजेस्ट करेगा? और आप फैट को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स यानी लाइपेजेस जो हैं, वो एंजाइम तो हमेशा
लिक्विड एक्वस मीडियम में इंटरेक्ट करेगा अपने सबस्ट्रेट के साथ, क्योंकि एंजाइम एक अलग प्रोटीन है, वो वाटर सॉल्युबल है, लेकिन उसका सबस्ट्रेट जो है फैट, वो वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो कैसे डाइजेशन करेगा, कैसे ये लाइपेज जो है फैट को ब्रेक डाउन करेगा? तो उसका प्रॉब्लम लीवर सॉल्व कर देता है, बाइल सॉल्ट्स रिलीज करके इमल्सिफाई कर दिया फूड को। अब जो है फैट मॉलिक्यूल्स जो है दे फॉर्म द लेयर ऑफ मिसेल्स, एंड these micelles are hydrophobic, having hydrophobic tail and hydrophobic and hydrophilic regions, and then fat lipases intestinal sorry lipase बोल दिया तो फैट को डाइजेशन करने वाला ही है। इंटेस्टाइनल लाइपेज अलग अलग तरह के होते हैं, ब्लड में भी लाइपेज होता है, इंटेस्टाइनल लाइपेज इज डिफरेंट। सो दैट इंटेस्टाइनल लाइपेज ब्रेक डाउन द फैट मॉलिक्यूल ट्राइग्लिसराइड जो आप फूड से खाए, या तो प्लांट सोर्स से या एनिमल सोर्स से। एनिमल सोर्स से जो आप फैट लेंगे ये ज्यादातर ये सब सॉलिड फैट्स होते हैं, सैचुरेटेड फैट्स हैं। इन फैट्स में पामिटेट 16 कार्बन वाला फैटी एसिड, स्टीरिएट 18 कार्बन वाला फैटी एसिड, ये होते हैं मुख्यतः। और अब कहोगे फिर ब्यूटारिक एसिड तो 4 ही कार्बन वाला फैटी एसिड है, तो वो गाय में कहाँ से आया? तो वो भी मैमल ही है। एनिमल्स में जो फैटी एसिड बनता है वो 16 कार्बन के बाद बनते हैं, और प्लांट्स में 16 कार्बन के नीचे, एंड दे आर अनसैचुरेटेड ऑल्सो। 16 कार्बन के ऊपर भी बनता है एंड दे आर अनसैचुरेटेड। प्लांट में सब तरह का बनता है, और एनिमल्स कैन सिंथेसाइज ओनली एक अनसैचुरेटेड फैट भी कर सकता है ओमेगा 9, और ज्यादातर सब सैचुरेटेड फैट। सॉरी। तो ब्यूटारिक एसिड कैसे आया गाय में 4 कार्बन वाला? वो एक्चुअली फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है, ठीक है। काउ ने उसमें जब लिपिड सिंथेसिस हुआ तो पामिटेट हुए थे सिंथेसाइज 16 कार्बन वाले फैटी एसिड। और काव का जो गट है स्टमक वो 4 चैम्बर का होता है, उसमें बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि फर्मेंटेशन करते हैं। और गाय भी जुगाली करती है, निकाल निकाल के अपना मुंह में जुगाली करेगी, फिर उसको वापस इंटेस्टाइन में भेजेगी, और वहां पर जो है क्योंकि वो सेलुलोज को ब्रेक डाउन करना है, तो उसको सेलुलोज डाइजेस्टिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, और ये सब अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट के लिए फर्मेंटेशन करते हैं उसके स्टमक में। तो इनका जो पामिटेट है उसको फर्मेंट करके ये ब्यूटारिक एसिड बना देते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और वही ब्यूटारिक एसिड जो है आप बटर के रूप में, और वो दूध में काव जो है उसको दैट ब्यूटारिक एसिड वो गट में प्रोड्यूस हुआ था, उससे फिर वो एब्जॉर्ब कर लेता है इंटेस्टाइन के थ्रू काव ब्यूटारिक एसिड को, और उसको अपने जब दूध बना उसमें, तो उस दूध में वो ब्यूटारिक एसिड चला गया, तो वो आप खा रहे हैं। घी, बटर, वो सब वही है, फर्मेंटेशन प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी ऑफ दीज कैटल्स। तो फिर ब्रेक डाउन हुआ इंटेस्टाइनल लाइपेज। अब फैट को ब्रेक डाउन करने के बाद ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स बनेंगे, और वो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स अब इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एपिथेलियल सेल्स कैन इजीली एब्जॉर्ब इट, कैन एब्जॉर्ब दैट। डायरेक्ट फैट को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता था, तो ब्रेक डाउन कर दिया, अब इसको एब्जॉर्ब करेगा। एब्जॉर्ब करके इंटेस्टाइनल म्यूकोसा जो है फिर से उसको फैट में तब्दील करेगा, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को कंबाइन करके ट्राइग्लिसराइड बनाएगा। अब ट्राइग्लिसराइड का फिर पैकिंग होगा काइलोमाइक्रोन्स में, एंड देन इट विल बी ट्रांसपोर्टेड एंड गिवन टू द ब्लड। ब्लड से फिर ये ट्रांसपोर्ट होकर लिवर में जाएगा, और वहां फिर एपोलाइपोप्रोटीन अदर अदर प्रोटीन है उसके साथ उनका कॉम्बिनेशन बनेगा, और फिर वो आपका उसका मेटाबॉलिज्म होगा। वो डिफरेंट चीज है, गुड कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, एलडीएल, ओके, वीएलडीएल, वेरी बैड कोलेस्ट्रॉल, ये सब बनते हैं। और अगर बच गया, आज के डेट में प्लेंटी ऑफ फूड इज अवेलेबल, लोग जितना एनर्जी खर्च नहीं करते हैं उससे ज्यादा दे कंज्यूम। तो ये सारे पहले के लोग खाना भी कम था और फिजिकल वर्क भी ज्यादा करते थे, तो वो जो भी
फूड लेते थे उसको कंज्यूम करते थे, इसलिए लाइफ स्टाइल डिजीजेस नहीं थी। आज के डेट में लाइफ स्टाइल डिजीजेज आ गए क्योंकि वो जितना कंज्यूम नहीं करते हैं उससे ज्यादा ग्रहण करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में फैट भी ले रहे हैं और कंज्यूम नहीं हो रहा, तो ये सब फैट जो है एक्यूमुलेट होंगे, डिपॉजिट होंगे, एंड दे आर स्टिकी, चिपक जाते हैं ब्लड वेसल्स में। इसके बाद वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस काउज करेंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, हार्ट से रिलेटेड डिजीज होंगे, एंड इन द एक्सट्रीम केस स्ट्रोक कैन हैपन। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स। एक स्ट्रोक है जिसमें हार्ट अफेक्ट होता है, एक स्ट्रोक है जिसमें ब्रेन अफेक्ट होता है। तो इस तरह करके इसलिए बोला जाता है एक्सरसाइज करो और कैलोरी को बर्न करो और कैलोरी इंटेक को लिमिट करो। इसलिए कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं हम कार्बोहाइड्रेट नहीं लेंगे, 0 कर देंगे, ठीक है, नहीं हम फैटलेस डाइट लेंगे। तो ये सब फैशन है बेसिकली, इससे फिर आपका मेटाबॉलिक पाथवे जो कमजोर हो जाएगा। सब चीज जरूरी है लिमिट में, ओके। फैट भी जरूरी है क्योंकि एसेंशियल फैटी एसिड्स आर रिक्वायर्ड फॉर योर बॉडी। और अगर एसेंशियल फैटी एसिड आप बाहर से नहीं भी ले रहे हैं तो एक प्रकार का जो है आपका अनसैचुरेटेड फैट वो आपके बॉडी में खुद बनता भी है, ओमेगा 9, वो भी जरूरी है। आप नहीं उसका प्रिकर्सर मॉलिक्यूल ग्रहण करोगे फूड के माध्यम से जो कि फैट है तो वो बनेगा नहीं। और कोलेस्ट्रॉल को जो है सो आपका खराब चीज नहीं है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर योर सेल। कोलेस्ट्रॉल, एक्सेस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज बैड। कोलेस्ट्रॉल इज an integral part of mammalian cell membrane. Okay, हमारे सेल के प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कोलेस्ट्रॉल होते हैं, they are required, that's why we are mammals. ठीक, तो excess of this is bad. आ रहा समझ में स्टूडेंट्स? आगे चलें। Yes, sir. Yes, sir. फिर देखिए कार्बोहाइड्रेट के साथ क्या हो, आपने जो फूड लिया उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, फैट भी है, प्रोटीन भी है। न्यूट्रिएंट्स जो हैं 5 तरह के हैं, नाम ले लो आप, कौन किसको किसको आप न्यूट्रिएंट्स में गिनोगे? आप कार्बोहाइड्रेट को न्यूट्रिएंट्स मानोगे? कार्बोहाइड्रेट, Yes, sir. कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिएंट है। फैट को न्यूट्रिएंट मानोगे? Yes, sir. यस। Yes. Vitamins. ठीक है ना, पहले बड़े वाले गिन लो जो जिसकी आवश्यकता आपको ज्यादा मात्रा में है। दीज आर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, समझे? प्रोटीन, आप जो खाना का जो कौर लेते हो या रोटी का टुकड़ा और मुंह में जो जाता है उसमें क्या है 99%, और यही सारा चीज है ज्यादातर आपके काम का, तीनों मिला हुआ है। और प्लस फाइबर भी है, ये ज्यादा मात्रा में आपके बॉडी को चाहिए। फाइबर को न्यूट्रिएंट पहले मतलब अब डिबेट है, इसको न्यूट्रिएंट किया जाए ये काउंट की नहीं किया जाए, क्योंकि फाइबर बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में इसका रोल नहीं, ठीक है, आपके बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट में इसका कोई डायरेक्ट रोल नहीं है, लेकिन दिस इज रिक्वायर्ड, रफेज इज रिक्वायर्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ योर डाइजेस्टिव सिस्टम, तो इनडायरेक्टली इसका रोल है। अगर फाइबरलेस डाइट है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, एलिमेंट्री कैनाल में ब्लॉकेज हो सकता है। कई कई पेशेंट्स में जिसको सीवियर कॉन्स्टिपेशंस होते हैं उनके एलिमेंट्री कैनाल, इंटेस्टाइन्स ये ब्लॉक कर जाता है, ब्लॉकेज हो जाता है और एक सीरियस लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन उत्पन्न हो जाती है।
they feel like bloated, and then what the doctor will do, पहले तो ट्राई करेगा सिंपल मेथड, अनीमा और भी सॉल्यूशंस उसके एनस से एंटर करा के क्लीन करने की कोशिश करेगा, नहीं हुआ फिर भी ऑब्स्ट्रक्शन है, और बेसिकली ऑब्स्ट्रक्शन जो है सीवियर हो जाता है, बाद में अभी इसका अनएक्सप्लेन्ड रीजन हुआ है, तो इंटेस्टाइन जो है वो मान लो ऐसे करके अमठा गया, गांठ बनने जैसी ये ट्विस्ट हो गए, तो फिर ब्लॉकेज हो गया यहाँ पर, और पहले से ही अंदर ब्लॉकेज है, उसकी वजह से ट्विस्ट भी हो गया और वो ब्लॉकेज हो गया। तो फिर क्या करना पड़ेगा, डॉक्टर को सर्जिकली उसके पेट को खोल के ऑपरेशन करके वहां से इंटेस्टाइन को ओपन करके ब्लॉकेज को रिमूव करना पड़ेगा। लेकिन ये इंटेस्टाइनल सर्जरी जो है ये काफी नाजुक चीज है, बहुत ही एडवांस मेडिकल टेक्निक है ये, मामूली बात नहीं है, ठीक है, इंटेस्टाइन का सर्जरी, ठीक। तो क्योंकि इंटेस्टाइन जो है उसमें बहुत सारे टाइनी ब्लड वेसल्स और ये स्ट्रक्चर फाइन फाइन स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको रिस्टोर करना इज वेरी डिफिकल्ट, और इसीलिए इंटेस्टाइनल ट्रांसप्लांट जो है इंडिया में तो अभी तक सक्सेसफुल बहुत नहीं हुआ है, हम ऐसा केस नहीं सुने हैं, ठीक है। निर्भया केस जो हुआ था दिल्ली में, उसका इंटेस्टाइनल ट्रांसप्लांट किया गया सिंगापुर में ले जाके, क्योंकि उसका इंटेस्टाइन तक डैमेज हो गए थे, बट दैट वाज नॉट सक्सेसफुल, इंटेस्टाइन ट्रांसप्लांट अनसक्सेसफुल हो गया और वो मर गई, ठीक है। तो अब ये काफी सीरियस कंडीशन हो जाता है, तो उसमें अब क्या किया जाता है, डॉक्टर क्या करेगा, इंटेस्टाइन को काट देगा, कितना दूर ऑब्स्ट्रक्शन है इसको बढ़िया है यहाँ से काट के निकाल दो, इसको ठीक करने जाएंगे खोल के और बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाएगा, इतना को काट दिया और इसके दोनों सिरे को फिर जोड़ देगा एंड को, तो इंटेस्टाइन का लेंथ कम हो गया। अब इंटेस्टाइन का लेंथ कम होगा तो आपके पूरे जीवन भर एब्जॉर्प्शन कम होगा, अफेक्ट हो जाएगा, लेकिन कोई उपाय नहीं है, जान बचाना है तो करना पड़ेगा, तो ऐसे कर किया जाएगा। तो फाइबर का रोल जो है आपका, इसीलिए इसको न्यूट्रिएंट में आप काउंट कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली ये कोई एनर्जी नहीं दे रहा है, ना ही ये रॉ मटेरियल है, आपके बॉडी के किसी स्ट्रक्चर को बनने में ये इनकॉर्पोरेट भी नहीं हो रहा है। फिर आपके हैं इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, विटामिन विटामिन और मिनरल्स, मिनरल्स सुने हो नाम? यस सर। मिनरल्स, हम लोग को मिनरल्स की आवश्यकता है, लेकिन ये विटामिन्स और मिनरल्स की आवश्यकता बहुत ही कम मात्रा में है, बहुत ही कम। क्यों? क्योंकि विटामिन्स जो है एक तो कुछ वो हमारे बॉडी में पाए जाने वाले कुछ सब्सटेंसेस के विटामिन्स प्रिकर्सर होते हैं, जैसे विटामिन ए, रेटिनॉल इज द प्रिकर्सर ऑफ आपका रेटिनल, रेटिनोइक एसिड, retinal, and retinal is the component visual pigment of your retina, visual pigment, visual the eye pigment which is assisting in the in your visual perception। तो कुछ तो ऐसे हैं, कुछ जैसे विटामिन डी, ओके, विटामिन के, ये सब आपके कुछ हार्मोन्स के प्रिकर्सर हैं, ठीक है। तो इनका कोई किसी बॉडी के स्ट्रक्चरल पार्ट नहीं है, इनका फिजियोलॉजिकल रोल है, इसलिए कम मात्रा में, और कई सारे विटामिन जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है पूरा का पूरा, दीज आर कोफैक्टर्स। आगे आप लोग को सेमेस्टर 2 पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कैसे विटामिन कोफैक्टर्स, अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इज द कोफैक्टर, ओके।
आपका यूरिया साइकिल के एंजाइम्स का कोफैक्टर है, बहुत सारे विटामिन। तो इस तरह से विटामिन जो है कोफैक्टर्स, बिना इनके वह एंजाइम वर्क नहीं कर सकता है। भले ही उनको सबस्ट्रेट मिला रहे तो भी बिना इन एंजाइम के नहीं कर सकते, विटामिन के नहीं होगा। तो विटामिन से रिक्वायर, अब विटामिन ज्यादा मात्रा में अगर ले लेगा तो डिजीज हो जाएगी, हाइपर विटामिनोसिस डिजीज। ऐसा नहीं कि विटामिन खूब खाए जाओ पहलवान हो जाएगा, नहीं, हाइपर विटामिनोसिस हो जाएगा। क्योंकि विटामिन ए, डी एंड के आर लिपिड सोल्यूबल। तो ये जो है अगर ज्यादा लेंगे तो ये लिपिड सोल्यूबल विटामिन विल बी dissolved in the fat and it will be stored in the adipose tissues. एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर होता है, उसमें डिजोल्व होकर के ये विटामिन चला जाएगा, ओवर विटामिनोसिस हो जाएगा, या लीवर को टॉक्सिसिटी काउज कर देता है। विटामिन डी लीवर को डैमेज करेगा अगर ज्यादा खा लिया तो इस तरह से ज्यादा नहीं लेने से, ज्यादा लेने से बहुत नुकसान है, कम लेने से भी नुकसान हुआ, सही मात्रा लेने से फायदा है, बीच का रास्ता है। विटामिन बी और सी जो है वाटर सॉल्युबल है, तो इनके ज्यादा लेने से कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है बॉडी पर, क्योंकि वाटर सॉल्युबल है, इसलिए ये यूरिन के माध्यम से बाहर चले जाते हैं, अनयूज्ड बी एंड सी। मिनरल्स जो है वो आपको बॉडी को चाहिए, क्योंकि दीज आर ऑल्सो मेनी टाइम्स कोफैक्टर्स। बहुत सारे एंजाइम जो है उनको मैग्नीशियम चाहिए फॉर इट्स फंक्शन। तो सारे एंजाइम्स जो पॉलीमराइजेशन में इन्वॉल्व हैं उन सबको मैग्नीशियम चाहिए, Mg2+, यानी वो एंजाइम जो डीएनए रेप्लिकेशन में इन्वॉल्व हैं, डीएनए पॉलीमरेजेस, आरएनए पॉलीमरेजेस, ओके, these enzymes will need magnesium। मैग्नीशियम की कमी होगी तो कितना बड़ा अंतर आ जाएगा बोलो, जीन एक्सप्रेशन ही उसका अफेक्ट हो जाएगा। क्योंकि मैसेंजर आरएनए बनने के लिए यानी ट्रांसक्रिप्शन हुआ, क्या चाहिए, आरएनए पॉलीमरेज 3। 3 तरह का आरएनए पॉलीमरेज है, एक मैसेंजर आरएनए को सिंथेसाइज करता है, एक राइबोसोमल को, एक ट्रांसफर आरएनए को, सबके लिए अलग अलग है। तो इन सब एंजाइम जितने भी पॉलीमराइजेशन कर रहे हैं सबको मैग्नीशियम चाहिए एज ए कोफैक्टर। तो एक एग्जांपल बता दें मैग्नीशियम का रोल, ठीक। फिर कैल्शियम, कैल्शियम चाहिए मसल कॉन्ट्रैक्शन में, समझ रहे हो बात को। नर्वस सिस्टम को सोडियम चाहिए, पोटेशियम चाहिए, क्लोरीन चाहिए, सॉल्ट्स। तो ये मिनरल्स जो है सॉल्ट्स के रूप में हम प्राप्त करते हैं। सोडियम और क्लोराइड हम टेबल सॉल्ट, कॉमन टेबल सॉल्ट से प्राप्त कर लेते हैं, रिच सोर्स है। मैग्नीशियम हमारा टेबल सॉल्ट से कुछ मिल गया, कुछ और मैग्नीशियम दूध से मिल जाएगा, और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ये सब से मिल जाएंगे मैग्नीशियम। आयरन चाहिए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन प्रोटीन का प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है हीम, उसमें आयरन इज कंपोनेंट। आयरन चाहिए, उसी तरह कॉपर की आवश्यकता है, कॉपर चाहिए, सेलेनियम चाहिए। तो इस तरह के लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हैं जो कि बॉडी को चाहिए। इसमें भी फिर 2 कैटेगरी है, कुछ एलिमेंट्स जो हैं ज्यादा मात्रा में चाहिए, दे आर मैक्रो एलिमेंट्स, और कुछ माइक्रो एलिमेंट्स। मैक्रो में आ गया आपका मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, ये सब ज्यादा मात्रा में चाहिए, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन। और वैसे एलिमेंट जो बहुत ही उसमें भी कम में भी बहुत कम मात्रा में चाहिए, वो हो गए आपके सेलेनियम जैसे, जिंक, लाइक दिस। आ रहा स्टूडेंट समझ में? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक। इन सब के अलावा
आपको ये क्या है, ये सारे के सारे मिनरल्स को छोड़ दें तो विटामिन, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट एंड फाइबर, ऑल दीज आर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है? सब रिकॉर्डिंग हो रहा है, क्या कहेगा जो वीडियो देखेगा? पीजी का बच्चा है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक नहीं पता है। Sir, organic substances. अब जब पूछे ना फट से बोला करो ना। Yes, सब sir, organic substances. वीडियो अपलोड होगा, कहेगा कि कैसा सेमेस्टर 1 का स्टूडेंट है। वो इनवर्टिब्रेट में भी आपने लेट जवाब दिया। देखिए फिर हो गया ये आपका ऑर्गेनिक। मिनरल्स जो है वो तो इनऑर्गेनिक है। ओके, NaCl है तो इनऑर्गेनिक ही है, ठीक, या CuSO4, NaCl, MgCl2, ये सब इनऑर्गेनिक है, तो ये ऑर्गेनिक है, ठीक, समझे? तो इसके अलावा एक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जिसकी आपको जरूरत है, दैट इज प्रचुर मात्रा में जरूरत है, दैट इज H2O, Water. वाटर। ठीक है, अभी इसको डिस्कस करने की आवश्यकता है कि वाटर कितना एसेंशियल है। No, sir. सारे रिएक्शंस, आपके साइटोप्लाज्म का जो मीडियम है वो वाटर है। ओके, आपके बॉडी के सारे प्रोसेसेस में वाटर इन्वॉल्व्ड है, और इवन वाटर इज द एंड बाय प्रोडक्ट ऑफ द एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोसेस। ठीक, क्यों? क्योंकि आपको थोड़ी देर पहले बताए थे कि कार्बन डाइऑक्साइड इज हाईली ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। प्लांट जो है सनलाइट को एनर्जी के रूप में यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइन करके फिर इसको रिड्यूस किया। इसका माइक ऑन है, बंद करो, माइक जिसका ऑन है बंद करो। अब ये कार्बोहाइड्रेट या फैट के रूप में ये विकसित हो गए, अब उसको हमने ग्रहण किया। अब इस कार्बोहाइड्रेट का क्या फेट है, आप देखिएगा कि साइकिल है, कार्बन डाइऑक्साइड से शुरू हुआ, ये रिड्यूस होकर के कार्बोहाइड्रेट बना, ओके, या फैट बना या प्रोटीन बना, फिर इसमें से फैट जो है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमली रिड्यूस्ड फॉर्म है। अब इससे फिर कार्बन जो है निकल करके फिर कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यह जो प्रोसेस है प्लांट में जो हो रहा है वो रिडक्शन हो रहा है, कार्बन का फिक्सेशन, और फाइनली जो है प्रोडक्ट जो निकला वो कार्बन का हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म है। और हम जब इस हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म है, इसी को हम लोग एज ए फूड कंसीडर करते हैं और इसको ग्रहण किए, और इसको हम पहले, चूंकि यह फूड जो है इस फॉर्म में है कि ये पॉलीसेक्राइड है, प्रोटीन है और फैट है। तो पॉलीसेक्राइड को डाइजेशन की प्रक्रिया में छोटे छोटे, मतलब उनके जो मोनोमेरिक यूनिट्स हैं, यानी मोनोसेक्राइड्स एंड डाइसेक्राइड यूनिट्स में उनको हम हाइड्रोलाइज कर लेते हैं इन द आपके एलिमेंट्री कैनाल, ओके, और उसके बाद उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो हो गया कार्बोहाइड्रेट का एब्जॉर्प्शन। फैट का अभी बताया आपको कि फैट्स आर बेसिकली, हम लोग जो फैट ले रहे हैं वो ट्राइग्लिसराइड्स है, तो उसमें ट्राइग्लिसराइड को इंटेस्टाइनल लाइपेज जो है इन द प्रेजेंस ऑफ बाइल सॉल्ट, इसको इमल्सिफिकेशन होने के बाद इसको ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड्स में तब्दील कर देता है। ग्लिसरॉल और फ्री फैटी एसिड फिर इंटेस्टाइनल म्यूकोसा यानी इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स इन्वॉल्व इन द एब्जॉर्प्शन, दे टेक इट अप। ओके, प्रोटीन का, प्रोटीन जो हम ग्रहण किए उसको फिर आपके स्टमक में गैस्ट्रिक जूस, प्रोटीन का डाइजेशन में थोड़ा सा पेट को मेहनत करना पड़ता है, जो इसमें अलग टाइप का मेहनत है। उसमें क्या किया जाएगा, पहले तो आपका इसमें जो पीएच है उसका भी रोल है। गैस्ट्रिक जूस जो है आपका स्टमक में लो पीएच, वो फिर प्रोटीन को पूरा डीनेचर करेगा पहले, ठीक है। प्रोटीन को डीनेचर करने के बाद आपके प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स
okay, they will come into the action present in your gut like pepsin, trypsin, ये सब एंजाइम्स हैं जो प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स हैं। ओके, काइमोट्रिप्सिन, ये सब प्रोटीन्स को, किसी का प्रॉपर्टी है, खासियत है कि वो कार्बोक्सी टर्मिनल एंड से अमाइनो एसिड्स को हाइड्रोलाइज करके रिमूव करेगा, कोई एंजाइम जो है अमीनो टर्मिनस से रिमूव करेगा, कोई एंजाइम बीच में से हाइड्रोलाइज कर देगा किसी पेप्टाइड बॉन्ड को। बहुत तरह के एंजाइम्स हैं जो प्रोटियोलाइटिक हैं, वो आपके इंटेस्टाइन में मौजूद होते हैं। ठीक, कुछ जैसे ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन से, ड्यूडेनम से सिक्रीट होता है, पेप्सिन जो है वो स्टमक से सिक्रीट होता है। ठीक, अलग अलग एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग तरह के एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं और उनका बेसिकली काम है प्रोटीन को अमाइनो एसिड कॉन्स्टिट्यूएंट्स में ब्रेक डाउन कर देना। हर अमाइनो एसिड को तोड़ के अलग, कोई प्रोटीन आपने ग्रहण किया, सपोज कोई मीट खाया, तो मीट में क्या है, उसमें आपका एक्टिन, मायोसिन है, ठीक है, मान लो उसमें कुछ ब्लड प्रोटीन्स गए तो हीमोग्लोबिन है। ओके, सो ये सब प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके उनमें जितने भी अमाइनो एसिड्स हैं उन सबको अलग अलग कर लिया जाएगा, अलग अलग हो जाएगा आपका अमाइनो एसिड मोनोमेरिक यूनिट में, और उस अमाइनो एसिड को इंटेस्टाइनल म्यूकोसा फिर एब्जॉर्ब कर लेगा और ब्लड में चला गया, फिर अपना प्रोटीन सिंथेसिस बॉडी करेगा यूजिंग दैट अमाइनो एसिड एज द बिल्डिंग ब्लॉक। सपोज करो कि कोई पुराना दीवार है, उसको तोड़ के उससे ईंटा सब निकाल लिया गया, सीमेंट छोड़ा के उस ईंटा से फिर एक नई दीवार बनाई जा सकती है दूसरे स्ट्रक्चर की। तो इसी तरह बिल्डिंग ब्लॉक्स जो है उससे निकाल लिए मोनोमेरिक यूनिट्स और उसको यूज करके एक नया प्रोटीन बॉडी बनाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो हम H2O को डिस्कस कर रहे थे, तो उसमें ये सब बताया। तो H2O क्या है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वो फाइनल पूरा ऑक्सीडाइज है, H2O जो है वो हाईली रिड्यूस्ड है, हाईली रिड्यूस्ड फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन है। तो अब कार्बोहाइड्रेट, फैट या प्रोटीन जो है प्लांट में सब रिड्यूस्ड हुआ, अब ये एनिमल ने ग्रहण किया, उसको डिग्रेड किया, उसको फिर अब टेकअप किए, इसको इनटेक किया, डाइजेशन हुआ स्टमक इंटेस्टाइन में, उसका फिर एब्जॉर्प्शन हुआ, एब्जॉर्प्शन के बाद एसिमिलेशन हुआ। अब उसके बाद दीज मोनोमेरिक यूनिट्स का हम क्या करेंगे, यूटिलाइजेशन करेंगे। डाइजेशन में कोई एनर्जी यील्डिंग प्रोसेस नहीं हो रही है, डाइजेशन जस्ट कोई ये बड़े स्ट्रक्चर्स हैं, मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इनको तोड़ दिया गया इनटू स्मॉल इनटू इट्स कंपोनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट मोनोमेरिक यूनिट्स और कंपोनेंट्स। अब एनर्जी जो है इन मोनोमेरिक यूनिट से डिराइव करेंगे, जैसे पॉलीसेकेराइड को ग्लूकोज में उनके मोनोमेरिक यूनिट्स में तोड़ दिया गया, जैसे स्टार्च इज मेड अप ऑफ, जो पोटैटो में है, आपके चावल में है, स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड है, होमोपॉलीसेकेराइड है, एंड इट इज मेड अप ऑफ किसका, ग्लूकोज एंटायरली। So starch will be broken down into its glucose molecule. Glucose will be taken up by the cell. डाइजेशन के बाद ये ग्लूकोज आ गया ब्लड में, पहले इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एब्जॉर्ब किया, इंटेस्टाइनल म्यूकोसा इसको फिर, क्योंकि सोर्स जो है वो इंटेस्टाइनल ल्यूमन है, तो सोर्स पर कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगा और सोर्स से जैसे अभी जाएंगे कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो जाएगा, कंसंट्रेशन